दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, जो कि 28 मई को हमारा यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, उसके लिए कुछ डिज़ाइन हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे और ये ज़्यादातर सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मैंने लिए हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉरी इसको 1 कर लीजिएगा, बाई मिस्टेक हो गया है। भारतीय संविधान के निर्माण के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए, संविधान सभा में रियासतों का प्रतिनिधित्व था। 2 है, संविधान सभा के चुनाव प्रत्यक्ष थे लेकिन सीमित मताधिकार के साथ। 3 है, संविधान सभा ने एक अस्थायी संसद के रूप में भी कार्य किया। और 4 है, कुछ संवैधानिक प्रावधान 26 जनवरी 1950 से पहले लागू किए गए थे। तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 और 4। 3 और 4 सही हैं, बाकी 1 और 2 गलत हैं। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, कथन 1 गलत है क्योंकि संविधान सभा में रियासतों को प्रतिनिधित्व तो नहीं था। और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2 भी गलत है क्योंकि संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव था। शेष कथन सही है, मैंने 2 और 3, 1 और 2 गलत हैं, 3 और 4 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए है, संविधान सभा से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया था। बी है, भारतीय प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। 3 है, संविधान सभा को आंशिक रूप से अप्रत्यक्ष निर्वाचित और आंशिक रूप से नामांकित निकाय बनाने की योजना थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 1 इज द राइट आंसर। एक इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली इज 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या इसकी है, कथन ए गलत है क्योंकि संविधान सभा में रियासतों से मनोनीत सदस्य शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित क्वेश्चनों पर विचार कीजिए। विचार करना है इस पर, कौन सा सही है कौन सा गलत है। और हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि इसमें ये जरूर देख लेना है कि ये पूछ क्या रहा है। ऊपर कुछ और लिख देगा और नीचे कुछ और पूछ लेगा। जैसे कि इसमें दिया गया है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। और कभी कभी इसमें गलत भी चुनने को कह देता है, तो आप इससे सतर्क रहिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन संविधान सभा के सभी प्रावधान इस तारीख तक लागू नहीं हुए थे। 2 है, 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा में प्रारंभ की तारीख के रूप में माना जाता है। तो इसमें इसके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे क्योंकि दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, दोनों कथन उपयुक्त सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निम्नलिखित में से कौन सी समिति की अध्यक्षता की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है, राज्यों के साथ बातचीत के लिए समिति। 2 है, मौलिक अधिकारों के पर समिति। 3 है, अल्पसंख्यकों पर समिति। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ए और बी दोनों सही हो जाएंगे।
मैंने 2 और 3 सही हो जाएंगे। पहला गलत हो जाएगा इसका आंसर। पहला क्वेश्चन गलत है, बाकी 2 और 3 सही हैं। जैसे कि इसमें 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रस्तावना में संशोधन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक है, प्रस्तावना में अब तक केवल एक संवैधानिक संशोधन किया गया है। यह 42वें संशोधन अधिनियम के तहत जनता पार्टी सरकार द्वारा किया गया था। संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा के सदस्यों की सर्वसम्मति से संशोधित किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। 2 और 3 गलत हैं, केवल एक इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। एक इसका सही हो जवाब हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। कथन 2 गलत है, क्योंकि 42वां संशोधन कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया था, न कि जनता सभा सरकार द्वारा। कथन 3 गलत है, क्योंकि प्रस्तावना में संशोधन जैसे संविधान की किसी भी प्रकार के हिस्से में संशोधन एक विषय बहुमत के साथ किया जा सकता है, सदन के सभी सदस्यों के सर्वसम्मति से नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित उद्देश्य में से कौन सा कार्य करती है। ऑप्शन 1 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित उद्देश्यों में से क्या इंगित करती है, मतलब क्या कार्य करती है। ऑप्शन ए है, यह इंगित करता है कि सरकार को अधिकार लोगों से मिले हैं। 2 है, उन उद्देश्यों को बताता है जो संविधान पूरा करने का प्रयास करते हैं। इससे न्यायपालिका को संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने में मदद मिलती है। तो इसके तीनों का आंसर सही हो जाएंगे। ये तीनों सही हैं। और हाँ, ये हमारा टेस्ट चल रहा है, ना कि प्रैक्टिस। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान के प्रारूप में सबसे पहले प्रस्तावना को तैयार किया गया था। ये गलत है। 42वें संवैधानिक संशोधन ने प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओनली 2 इज द राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या इसकी क्या कहती है वो भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि संविधान के अन्य सभी प्रावधानों के मसौदे तैयार किए जाने के बाद प्रस्तावना तैयार की गई थी, इसलिए ऑप्शन ए गलत है और 2 सही है। प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रस्तावना स्वीकार की गई थी। ये भी गलत है। प्रस्तावना भारत के लोगों के लिए संविधान की आकांक्षा बताती है। बिल्कुल सही है। जनमत संग्रह के माध्यम से भारत के लोगों द्वारा प्रस्तावना को मंजूरी दी गई थी। ये गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओनली 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप यहाँ देख लीजिए, ओनली 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। जैसा कि अभी हमने पहले बताया था कि इसमें यहाँ पे लिखा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, जबकि किसी कुछ क्वेश्चंस में यूपीएससी पूछ देता है कि वो यहाँ तक ऊपर में बस इतना लिखेगा और नीचे में लिख देगा कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, वो यहाँ पे लिखेगा। इसलिए आप लोग बहुत ज़्यादा सतर्क रहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ऐसे ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जो ध्यान नहीं देते। उन्हें क्वेश्चन आता तो है, पर वो जल्दबाजी में
गलत कर देते हैं जिससे वो, तो चलिए देख लेते हैं। राज्यों का संघ भारत के क्षेत्र से एक व्यापक अभिव्यक्ति है। राज्य अपनी शक्तियाँ केंद्र के साथ बांटते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों और अधिग्रहित प्रदेशों का नियंत्रण प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली वन इज़ द राइट आंसर। बाकी सारे गलत हैं, केवल ये सही है। ये भी गलत, ये भी गलत, सॉरी ये सही है, ये गलत, ये गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ओनली वन इज़ द राइट आंसर। इसकी व्याख्या दी हुई है। कथन एक गलत है क्योंकि भारत का क्षेत्र राज्यों के संघ की तुलना में एक व्यापक अभिव्यक्ति है। भारत के क्षेत्र में राज्यों के साथ साथ संघ शासित प्रदेशों शामिल हैं। दूसरी ओर राज्यों के संघ की अभिव्यक्ति में केवल भारत राज्य शामिल है, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। शेष कथन भारत में नया क्षेत्र जोड़ने का अधिकार किसे है? इसमें ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, नए क्षेत्र के लोग, केंद्रीय कार्यपालिका या संसद को। तो इसमें आर्टिकल 2 में बताया गया है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर होगा। संसद होगा इसका सही जवाब। संसद इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यों के नाम बदलने के लिए संसद में कितना बहुमत आवश्यक है? उपस्थित और मत देने वालों के बहुमत द्वारा। उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत और कुल संख्या के आधे से कम नहीं। कुल सदस्य के बहुमत द्वारा, तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें दिया है नीचे से कौन सा सही है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र आदि में परिवर्तन केवल विधेयक लोकसभा में पेश किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 के तहत विधेयक केवल भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद में पेश किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन ए गलत है। ओनली 2 इज द राइट आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के तहत नागरिकता के प्रावधानों में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान लागू होने के समय इसने निर्धारित किया था कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिक कौन होगा। नागरिकता से संबंधित मामलों के लिए संसद को कानून बनाने के अधिकार होंगे। तो इसमें दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक भारत की विदेशी नागरिकता का आवेदन करने के पात्र हैं। भारत के विदेशी नागरिक भारत में संपत्ति खरीद सकते हैं। भारत के विदेशी नागरिक वीज़ा के बिना भी भारत का दौरा करने के हकदार हैं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, पहला गलत होगा, 2 सही होगा और 3 सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। प्रश्न संख्या 17 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्यालय धारक भारतीय नागरिक होना आवश्यक है? तो इसमें प्रधानमंत्री भी होगा, केंद्रीय वित्त मंत्री भी होगा और भारत के मुख्य न्यायाधीश, तीनों को भारत का नागरिक होना आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 18। प्रश्न संख्या 18 देख लेते हैं। भारत में नागरिकता हानि के लिए निम्नलिखित में से कौन से मानदंड नहीं हैं? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नागरिकता हानि के लिए निम्नलिखित में से कौन से मानदंड नहीं है। मतलब इसका क्वेश्चन का कहने का ये तात्पर्य है कि आप किस बिना पर नागरिकता आपकी हटाई जा सकती है या रद्द की जा सकती है और किस बिना पे नहीं की जा सकती है। वही पूछ रहा है कि किस बिना पे नहीं की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए है किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करना। अगर किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करेंगे तो आपकी नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। धोखाधड़ी के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त करेंगे तो अभी ख़त्म कर दी जाएगी। भारत में काम करने के किसी भी उद्देश्य के बिना भारत की नागरिकता प्राप्त करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। नागरिकता की हानि। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 यानी 1955 बताता है कि नागरिकता की हानि 3 तरीकों से हो सकती है। नंबर 1 है आत्मत्याग से, बाय रिनाउंसिएशन से। जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी भी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है और भारतीय नागरिकता का आत्मसमर्पण करता है समाप्ति के द्वारा। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है और भारतीय नागरिकता को आत्मसमर्पण नहीं करता है तो भारत की उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है हरण द्वारा। यदि किसी व्यक्ति ने धोखाधड़ी से भारतीय नागरिकता प्राप्त की है तो भारत सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता को रद्द कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 19 है। दोहरी नागरिकता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय नागरिकता भारत में राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन के साथ किसी भी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय नागरिकता कानूनों के तहत राष्ट्रमंडल देशों के नागरिकों को प्राथमिकता दी गई है। इसका देख लेते हैं आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल 2। ये सही होगा और ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है। एक कथन एक गलत है क्योंकि अगर कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता की प्राप्त करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर दी जाती है या हो जाती है। मूल संरचना सिद्धांत से जुड़े निम्नलिखित कथनों की जांच करें। इसमें जांच करना है कौन सा कथन सही है। संविधान में मौलिक अधिकारों का एक अनूप दर्जा है और संसद द्वारा उन्हें संविधान संशोधित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा हैं। विधायिका द्वारा पारित कानून न्यायिक समीक्षा के अधीन है। संवैधानिक संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13 के दायरे से बाहर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही हुआ है। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करें। कौन सा कथन गलत है। ध्यान रखना गलत है। कौन सा कथन गलत है। सभी मूलभूत अधिकार केवल राज्य की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ उपलब्ध हैं या फिर इनमें से कुछ कानूनी तौर पर लागू होते हैं जबकि अन्य नहीं, या फिर संसद इनमें कटौती या निरस्त कर सकती है लेकिन केवल एक संवैधानिक संशोधन द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि पहला गलत है, दूसरा सही और तीसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 301 संपत्ति का अधिकार से संबंधित है। गलत है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है।
बिल्कुल सही है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का संविधान संशोधन से अंतः स्थापित किया गया था। बिल्कुल सही है, इसलिए 2 और 3 सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मौलिक अधिकारों के संबंध में भारतीय संविधान में निहित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर आधारित भेदभाव के खिलाफ, कानून के समक्ष समता और समानता और कानून में समान सुरक्षा, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, वाक स्वतंत्र व अभिव्यक्ति स्वतंत्र, धार्मिक मामलों का प्रबंध करने का अधिकार। ये सही, बिल्कुल सारे सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 के अधिकार के तहत वर्गीकृत किया गया है? धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध, धर्म के प्रति सच्ची सोच की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों को संस्कृति का संरक्षण, धार्मिक संस्था के मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। तो इसका 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा, तो आप मिला लें 1 2 4, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुख्यमंत्री के कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने से पहले उसे राज्य विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। वह अगले चुनाव की घोषणा तक कार्यालय रखता है। इसमें कहा गया है कि उपयुक्त कथन दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत चुनना है। तो ये दोनों गलत हैं, ये भी गलत और ये भी गलत है। गलत और गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का संविधान यह प्रदान करता है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। यदि किसी व्यक्ति की राज्य की विधानसभा सीट के लिए नहीं चुना जाएगा यदि वह 25 वर्ष से कम उम्र का है। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, पहला भी सही, दूसरा भी सही। कथनों पर विचार करें। भारत में उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने का तरीका उसी तरह है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है। 2 है, कार्यालय से सेवानिवृत्त के बाद उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश केवल सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका एक सही होगा, 2 नहीं सही होगा क्योंकि वह नहीं कर सकता है। 28 है, लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोक अदालत द्वारा किए गए निर्णय को सिविल कोड की डिक्री माना जाएगा और किसी भी अदालत के सामने इस पर अपील नहीं होगी। लोक अदालतों की अधिकारिता के अंतर्गत वैवाहिक पारिवारिक विवादों को शामिल नहीं किया गया है। इसका देख लेते हैं आंसर क्या होगा। इसका आंसर ओनली 1 होगा। ओनली 1 इज द राइट आंसर। सेकंड गलत है ऑप्शन। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड लास्ट है जो कि आज का हमारा, उसके बाद में हम कल करेंगे।
क्योंकि पर डे हम 30-30 क्वेश्चन करेंगे। छोटा वीडियो में बोरिंग फील नहीं होती और पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए छोटा वीडियो बनाएंगे हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में 27 उच्च न्यायालय हैं, गलत है, 25 हैं। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 30 है, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? केंद्र शासित प्रदेशों में लागू कानून दिल्ली और पुडुचेरी के अलावा कार्यकारी का द्वारा तैयार किए गए नियमों की प्रकृति में नहीं है। दिल्ली क्षेत्र को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों के पास स्वयं के उच्च न्यायालय नहीं हो सकते। विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में भी संसद राज्य सूची के तहत उल्लिखित विषयों पर कानून बना सकती है। इसका देख लेते हैं क्या होगा आंसर। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 2 गलत होगा, 1 गलत होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।